स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्डर ट्रेड के बारे में, बिल्डर ट्रेड की थ्योरी। ठीक है, आज ये बिल्डर ट्रेड की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस बताया हूँ, और इसकी पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बिल्डर ट्रेड का इंट्रोडक्शन दिया था, यानी उससे परिचय कराया था कि बिल्डर ट्रेड होता क्या है, इसके प्रयोग कहाँ होते, उपयोग कहाँ होता है, यूजेस कहाँ हैं, हम कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं, इस सब के बारे में इससे पिछली क्लास में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। आज ये बिल्डर ट्रेड की दूसरी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेफ्टी, यानी सुरक्षा। सुरक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम सुरक्षा अपनी कैसे कर सकते हैं, वर्कशॉप की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज बताऊंगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी ट्रेड हो, सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सुरक्षा। जब तक हम सुरक्षित हैं तभी तक हम काम कर सकते हैं। यदि हम चोटिल हो जाएंगे तो हम काम नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है, कोई भी काम करने के लिए सुरक्षा मानकों को अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आज बिल्डर ट्रेड की सेकंड क्लास में आप लोगों को सेफ्टी के बारे में पढ़ाऊँगा, सेफ्टी क्या होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सेफ्टी चैप्टर है औजारों, यंत्रों एवं मशीनों की सुरक्षा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सेफ्टी में पहला टॉपिक बता चुका हूँ, स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाती है, यानी खुद की सुरक्षा कैसे करते हैं। इसका पहला ये सेकंड नंबर है, सेफ्टी का सेकंड नंबर टॉपिक है। पहला नंबर था स्वयं की सुरक्षा। जो भी बच्चा नहीं पढ़ा है जाकर पिछली क्लास में देख ले, स्वयं की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि हम स्वयं की सुरक्षा कैसे करेंगे। आज है ये मशीन, यंत्रों एवं औजारों, यंत्रों एवं मशीनों की सुरक्षा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक, इसमें क्या है, अपनी सुरक्षा करते हुए जहाँ तक संभव हो, अपनी सुरक्षा करते हुए, यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी सुरक्षा, यानी स्वयं की सुरक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, क्या बोला है, अपनी सुरक्षा करते हुए जहाँ तक संभव हो हमें क्या करना है, मशीनों पर प्रयोग होने वाले अन्य औजारों तथा बहुत से सूक्ष्म यंत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। मशीनों व औजारों आदि की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी अपनी सुरक्षा के साथ साथ हमें क्या करना है, मशीन और जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी सूक्ष्म यंत्र यूज कर रहे हैं, उन सब की भी सुरक्षा के बारे में हमको जागरूक रहना है और उनकी सुरक्षा करनी है। ठीक है, हमको कैसे सुरक्षा करनी है, इन सब के बारे में यहाँ नीचे बताया गया है कि सभी सूक्ष्म यंत्र जो क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी माप लेते हैं, सूक्ष्म यंत्र होते हैं। जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, बहुत सारे सूक्ष्म यंत्र होते हैं। उनमें क्या करना है, तेल लगा कर रखना चाहिए ताकि उनमें जंग न लगे। और विशेष रूप से बरसात के मौसम में इनकी देखभाल अवश्य करें, क्योंकि बरसात में क्या होता है, बरसात में जंग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक बार, और यदि इनमें एक बार जंग लग गया, तो उनकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। यानी उनकी जो एक्यूरेसी होती है, सूक्ष्म यंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो बहुत ही छोटी छोटी मापें बहुत ही एक्यूरेट लेवल पे देते हैं। लेकिन यदि वो जंग उनमें लग गया तो उनकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। इसलिए हमको उनको सबसे ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए, उनमें जंग लगने से उनको बचाना चाहिए। फिर क्या है, सभी सूक्ष्म यंत्रों का प्रयोग करने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। कटिंग टूल से अलग क्यों रखना चाहिए, क्योंकि कटिंग टूल से क्या होते हैं, उनके किनारे शार्प होते हैं तभी तो कटिंग करते हैं। यदि उनके साथ हम रखेंगे सूक्ष्म यंत्रों को भी तो सूक्ष्म यंत्रों को डैमेज कर सकते हैं, उनमें कट लग सकता है और सूक्ष्म यंत्र खराब हो सकता है हमारा। इसलिए हमको कटिंग टूल्स एंड अपने मेजरमेंट टूल्स को अलग अलग रखना चाहिए। फिर क्या है, चलती मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कोई मशीन चल रही है, चालू हालत में है, अपने वर्किंग हालत में है, तो उसमें हमें किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी उसका मेजरमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा हाथ गलत जगहों में फंस सकता है और हम चोटिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ यदि मेरा हाथ नहीं फंसा तो हमारा जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो गिर सकता है। चलती मशीन हिलती डुलती रहती है, वाइब्रेशन होता रहता है, तो गिर सकता है और टूट सकता है। ठीक है, फिर क्या है, मशीन की टेबल पर हैमरिंग न की जाए, इससे टेबल पर स्पॉट पड़ जाते हैं जिससे सतह की यथार्थता समाप्त हो जाती है। मशीन की टेबल, बहुत सारी तरह की टेबल होती हैं। कुछ टेबल ऐसी होती है जिसमें हम हैमरिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेबल ऐसी होती है जिसमें हम हैमरिंग नहीं कर सकते, यानी हथौड़े की चोट नहीं लगा सकते। यदि ऐसा हम करते तो उनमें स्पॉट हो जाता है, यानी गड्ढे हो जाते हैं जिससे उनकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, चलती मशीन के गियर ना बदलें, इससे गियर टूटने की संभावना रहती है। यदि कोई मशीन चालू हाथ में है, उसके गियर खराब हो गए तो हमको उसके नहीं बदलने चाहिए, बल्कि मशीन को पहले बंद करना चाहिए, उसके बाद उसको गियर को बदलना चाहिए। गियर को बदलना चाहिए मतलब गियर के टीथ, यानी गियर के जो ताते हैं टूट गए हैं, 1 2 या 4 टूट गए हैं, तो उनको हमको पहले मशीन बंद करना है प्रॉपर, उसके बाद उसको बदलना है। यदि हम चलती मशीन में गियर बदलने की कोशिश करेंगे, पूरा गियर ही खराब हो सकता है। ठीक है,
किसी भी नई मशीन पर कार्य करने से पहले यह भली बात समझ लें कि उसे चलाने की विधि क्या है और कार्य करते समय पैरों के नीचे लकड़ी बोर्ड रखें एवं ध्यान रखें कार्य करते समय मशीन पर रोशनी पूर्ण रूप से हो। जैसे कोई भी मशीन हमको ऑपरेट करना है, चलाना है, तो पहले हमको भली भांति समझ लेना चाहिए इस मशीन को कैसे चलाना है, ये मशीन क्या काम करती है, और ख़ासकर इस मशीन को चलाते समय हमको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। ठीक, फिर कार्य करते समय पैरों के नीचे लकड़ी का बोर्ड रखें। यदि आपकी हाइट छोटी है, वो मशीन तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो नीचे लकड़ी का बोर्ड रख लेना चाहिए। और फिर क्या करना है, कार्य करते समय और मशीन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो मशीन में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अंधेरे में यदि हम काम करेंगे तो स्पष्ट रूप से हम कुछ देख नहीं पाएंगे, हम छोटे हो सकते हैं, या मशीन में हम कुछ गलत करेंगे तो मशीन भी टूट सकती है। फिर क्या है, सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट पर कार्य करते समय जाग को बार बार उस पर न रगड़ें। सरफेस प्लेट केवल मार्किंग के लिए प्रयोग करनी चाहिए। सरफेस प्लेट क्या होती है, एक एक्यूरेट टेबल होती है जो बहुत ही ज़्यादा समतल होती है, तो उसमें हमको बार बार अपने जाब को नहीं रगड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। सरफेस टेबल का उपयोग केवल मार्किंग के लिए करना चाहिए। मार्किंग जब हम जाब बनाते हैं तो जाब बनाने से पहले उसकी मार्किंग करनी पड़ती है, ताकि हम गलत जाए हेक्साइंग न कर दें, फाइलिंग न कर दें, तो उससे पहले हम मार्किंग करते हैं। तो सरफेस टेबल का प्रयोग केवल मार्किंग के लिए करना चाहिए। किसी भी मशीन का कोई एक पार्ट खराब होने पर उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए। यदि कोई मशीन है, उसका कोई एक पार्ट खराब हो गया है, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो अभी काम कर रही है, चलाते रहो मशीन। ऐसा करने से दूसरे पार्ट भी धीरे धीरे उसकी कमी के कारण डैमेज होते जाते हैं और पूरी मशीन लास्ट में ख़राब हो जाती है। यदि कोई एक पार्ट खराब हो गया है तो सबसे पहले हमको मशीन बंद करके उस पार्ट को चेंज कर देना चाहिए। फिर किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नरम धातु पर चलाना चाहिए। जब आप नई रेती लेते हैं, यानी फाइल लेते हैं, तो उसे सबसे पहले क्या करना है, हार्ड धातु में, हार्ड मेटल्स में नहीं यूज करना है, पहले उसे सॉफ्ट मेटल में यूज करना चाहिए। नहीं तो हमारे जो फाइल है उसके दांते खराब हो जाते हैं। ठीक, रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार जाब पर ना मारें, इससे दांते खराब होने की संभावना रहती है। जाब पर ना मारें यानी रेती का काम केवल फाइलिंग करना है, यानी घिसना है, ना कि उसको हथौड़े जैसा हमको प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा हमारे फाइल्स के दांते खराब हो जाएंगे और फाइल टूट भी सकती है। ठीक, 1-2 माह तक रेती से कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेना चाहिए, इससे रेती की कार्यवाही बढ़ जाती है। 1-2 माह तक रेती से यानी जब हम रेती से कुछ 1-2 महीने तक कार्य लगातार कर लें, उसके बाद उसकी वॉशिंग करानी चाहिए, धुलवा लेनी चाहिए, इससे हमारे फाइल की लाइफ बढ़ जाती है। रेती की सफाई के लिए अपने पास क्या होता है, फाइल कार्ड होता है। फाइल कार्ड ये है आप लोगों को फाइल कार्ड, इस तरह का फाइल कार्ड होता है। ये फाइल कार्ड है, ये आपकी फाइल दिख रही होगी। फाइल कार्ड क्या करता है, रेती के फाइल के जब दांते में हमारे मेटल के छोटे छोटे कण फंस जाते हैं तो हमारी फाइल काम नहीं करती है, स्मूथ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, फाइल कार्ड के माध्यम से फाइल की सफाई कर देते हैं, तो हमारी फाइल फिर से अच्छे से वर्क करने लगती है। फाइल कार्ड क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ाऊँगा, फाइल कार्ड कैसे बनता है। ठीक है, फिर क्या है, कार्यखंड की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वर्क पीस। ठीक, 2 सेफ्टी आपने पढ़ लिया, औजारों की सुरक्षा एवं स्वयं की सुरक्षा। अब है कार्यखंड की सुरक्षा। मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कारीगर द्वारा कुछ मौलिक बातों का ध्यान रखा जाए जो कार्यशाला में हो रहे कार्यखंड के लिए लाभदायक हो। कुछ ऐसी मूल बातों का विवरण नीचे है। हम कार्यखंड की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये आप नीचे बताया गया आप लोगों को कि किसी भी जाब को मशीन पर बांधने से पहले जाब की आकृति के अनुसार उसकी सही क्लेमिंग का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी जाब है उसको हम कहाँ बनाएंगे, मशीन में बनाएंगे। मशीन में बनाने से पहले उसमें यदि हम मशीन हमको बनाना है तो क्या करेंगे, मशीन में पहले क्लैंप करेंगे, यानी मशीन में बांधेंगे। तो हमको उसको कैसे बांधना है, जाब की आकृति पर डिपेंड करता है। जाब गोल है, आयताकार है, टेढ़ा मेढ़ा है, कैसा है, उसके अनुसार उसकी सही से क्लैंपिंग करना चाहिए। ढीली क्लैंपिंग नहीं करनी चाहिए कि जाब हमारा छिटक के बाहर हो जाए काम करते समय। ठीक है, जाब को भली भांति मशीन पर बांधने के पश्चात सही कटिंग टूल का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जाब को जब मशीन में बांध लिए हैं तो हमको उसमें काम करना है, तो काम करने के लिए हमें सही कटिंग टूल का यूज़ करना है। यानी ये हमको फाइलिंग करनी है तो फाइल से ही करना है, हैमरिंग करनी है तो उससे हैमर का उपयोग करना है, ना कि उसकी जगह दूसरे टूल्स का यूज़ करना है। ठीक, क्योंकि जब तक कटिंग टूल सही प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक कभी भी ठीक नहीं बनेगा। स्वाभाविक है, जब तक उसका कटिंग टूल सही यूज नहीं करेंगे तो जाब हमारा सही से नहीं बन सकता। अगला टॉपिक है, जाब को बनाते समय जाब की माप के लिए उसके सूक्ष्मता के अनुसार ही साधन अपनाया जाए। जैसे रफ का माप के लिए स्टील रूल तथा सूक्ष्म माप के लिए माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर इत्यादि। यानी जाब यदि हमको बहुत शुद्ध नहीं बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, स्टील रूल की मदद से माप लेंगे। लेकिन यदि हमको परिशुद्ध यानी एक्यूरेट जाब बनाने हैं तो हमको सूक्ष्म मापी यंत्रों का यूज करना चाहिए।
फिर जाप को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए। यदि हमको कोई जाप बनाना है, जाप क्या होता है, जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा, एक कुछ लोहे के पीस दिए जाएंगे, लोहे की प्लेट दी जाएगी, उसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप की आकृति बनानी पड़ती है, वही क्या होता है, हमारा जाप होता है। ठीक है, तो जाप बनाने से पहले ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए, यानी हमको किस तरह का जाप बनाना है। एक ड्राइंग दी जाती है आपको, पहले उस ड्राइंग को अच्छे से रीड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा देखें चल दिए जाप बनाने, बाद में पता चला कि हमारा जाप गलत हो गया। पहले हमको ड्राइंग को अच्छे से रीड करना चाहिए, उसके बाद जाप को बनाना चाहिए। अगला है, यदि किसी जाप को अधिक मात्रा में बनाना है तो उसको बांधने के लिए सही फिक्सर तथा माप के लिए आवश्यक गेज पहले तैयार कर लेनी चाहिए। क्या होता है, जब हमको एक जाप बनाना है तो हम सूक्ष्ममापी यंत्रों की मदद से माप सकते हैं, लेकिन यदि हमको बहुत सारे जाप बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी अपना काम जल्दी करने के लिए पिक्चर जिग एवं पिक्चर बना लेते हैं। जिग एवं पिक्चर की मदद से क्या होता है, हमको बार बार सपोर्टिंग टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक जिग या पिक्चर ही सपोर्टिंग टूल्स के काम कर देता है। इसके साथ ही बर्नियर माइक्रोमीटर और कैलिपर से हमको माप लेने में बहुत टाइम लगती है, तो हम क्या बना लेते हैं, गेज बना लेते हैं। गेज के बारे में चैप्टर में आप लोगों को बताऊँगा। तो गेज की मदद से हम किसी भी जाप की तुरंत माप ले सकते हैं, एक्यूरेट एवं तुरंत माप ले सकते हैं, और हमारा मास प्रोडक्शन में टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, कार्यशाला में जाप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयुक्त टाली का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है, आपकी टाली है, बहुत तरह की टालियाँ होती हैं, यहाँ पर 2 तरह की टाली दिखाई गई है। ये जाप को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो हमको उसको टाली में, प्रॉपर टाली में रख के ले जाना चाहिए। ठीक है, फिर सुरक्षा संबंधी संकेत सुरक्षा संबंधित कुछ संकेत होते हैं, सिंबल होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे किसी भी स्थान अथवा कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा संकेत उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त कार्यशाला में कार्य करते समय कुछ विशेष सावधानियां एवं नियमों का पालन करना होता है। क्या है, आपके सामने जब आप फैक्ट्री में काम करेंगे तो बहुत सारे सिंबल होते हैं, बहुत सारे बोर्ड होते हैं जिनमें साइन बनी जाती है, तरह तरह के सिंबल होते हैं, प्लस का एक बहुत सारे सिंबल होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उससे हमको देख के जान लेना चाहिए कि आगे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिंबल इसलिए होते हैं कि हमको किस चीज़ से सावधान रहना है, कौन सी चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सुरक्षा संकेत होते कितने प्रकार के हैं? सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निषेधात्मक, चेतावनी, अनिवार्य एवं सूचनात्मक। निषेधात्मक मतलब क्या होता है कि ये संकेत बताते हैं कि ये काम हमको किसी भी हालत में नहीं करना है। ठीक, चेतावनी आपको वार्निंग दी जाती है कि आप ऐसा करोगे तो कुछ आपके साथ गड़बड़ हो सकता है। अनिवार्य, ये क्या होता है, कंपलसरी होते हैं, इनको हमको हर हाल में फॉलो करना ही पड़ता है। और फिर है सूचना, ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे प्लस का बना हुआ है तो मतलब आगे फर्स्ट एड बॉक्स है या हॉस्पिटल है, ये हमको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी चीज़ की। वो सिंबल बना रहता है, किसी रूम के बाहर यदि प्लस का सिंबल है तो वहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल है। ठीक, निषेधात्मक चिन्ह इसी क्या होते हैं? अच्छा ठीक है, अब सब जो ये 4 टाइप के सुरक्षा चिन्ह होते हैं, सबका अलग अलग शेप होता है, सबका अलग अलग कलर होता है। जो भी व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है उनको पता चल जाए संकेत देख के कि यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, इसलिए संकेतों के अलग अलग कलर डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग कलर डिवाइड किए गए हैं कि रेड कलर इसके लिए है, येलो कलर इसके लिए है, ताकि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको भी समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या है, हमको निषेध है कि वार्निंग मिली है कि सूचना मिल रही है, कम से कम इतना तो जान ही जाए। और अधिकांशतः इसीलिए लिखा नहीं जाता, चित्र दिखाया जाता है ताकि अनपढ़ आदमी भी आसानी से इनको समझ सके। ठीक है, तो निषेध संकेतों जैसे भागने के लिए मना करना, धूम्रपान न करना, आग न जलाना आदि को नीचे चित्रों में दर्शाया गया है। इनका आकार कैसे होता है, इनका रंग कैसे होता है, इनका बैकग्राउंड कैसा होता है, ये जानना जरूरी है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और आप लोगों के सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है कि जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं इनका संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार। इनका जो बॉर्डर होता है कैसा होता है, लाल होता है, जो क्रॉस लाइन होती है वो भी लाल होती है, और बैकग्राउंड व्हाइट होता है, और आकार कैसा होता है, सर्कुलर, वृत्त के आकार का होता है, यानी गोल होता है। ठीक है, काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं, यानी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखिए एक निषेधात्मक चिन्ह है कि यहाँ पे क्या करना है, हमको सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है। ठीक, ये क्या होता है, रेड कलर का बॉर्डर होता है, और जो ये क्रॉस वाली लाइन होती है ये भी रेड होती है। 2 चीज़ जो रेड होती है, क्रॉस बॉर्डर और लाइन जो क्रॉस में होती है वो क्या होती है, रेड होती है। इसका आकार कैसे होता है, गोल होता है। बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड कैसा है, वाइट है, एंड जो चित्र बना रहता है वो ब्लैक कलर से बना होता है। ये देखिए ये चित्र किस कलर से है, ब्लैक कलर से है। ये मोबाइल यूज़ करना यहाँ पे मना है, यहाँ पे दौड़ना मना है, ये सब आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पे आग जलाना मना है। ठीक है, लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर में क्रॉस है, यानी यहाँ पर शोर मचाना मना है।
तो क्या है, रेड कलर का बॉर्डर, रेड कलर का क्रॉस, पृष्ठभूमि व्हाइट एंड जो साइन है वो ब्लैक कलर में होती है। ठीक इसी तरह अनिवार्य संकेत जो हैं उनका क्या होता है, ये संकेत नीली पृष्ठभूमि में होते हैं, यानी इनका बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, और सफ़ेद द्वारा ये भी क्या होते हैं, सर्किल यानी गोल होते हैं, इनका शेप गोल होता है सब, और इनका जो साइन होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होती है, वो सफ़ेद से बनी होती है। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक, ये क्या है, गोल है, क्या है, गोल है, इसका जो सिंबल है वाइट कलर से है और जिसका बैकग्राउंड है ब्लू है। ठीक है, ये देखिए ये गोल होना चाहिए था, ये गोल होगा, पृष्ठभूमि ब्लू होगी और सिंबल क्या होगा, वाइट होगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि निषेधात्मक में क्या होता है, वो भी गोल होता है और ये वाला भी गोल होता है। मैडेंटरी और निषेधात्मक, अनिवार्य और निषेधात्मक दोनों गोल होते हैं, लेकिन निषेधात्मक में लाल बॉर्डर, लाल क्रॉस, पृष्ठभूमि सफ़ेद और जो चिन्ह होती है काली होती है, लेकिन मैडेंटरी में क्या होता है, गोल तो होता है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि नीली होती है और इसका जो चित्र होता है व्हाइट से बना रहता है। ठीक, फिर हमारा आता है चेतावनी संकेत। वार्निंग वाले कैसे होते हैं, ये ट्रायंगुलर होते हैं, इनकी पृष्ठभूमि येलो होती है और जो इसका साइन होता है वो ब्लैक कलर से बना होता है। ये सब आपसे पूछा जाता है कि कौन सी सिंबल किस शेप का होता है और उनका बैकग्राउंड कैसा होता है, उनका बॉर्डर कैसे होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये संकेत कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं तथा इनकी पीली पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पीली होती है, चित्र जो है काले रंग से बना होता है। और ठीक है, होता कैसा है, ये देखिए ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर है, इसका बैकग्राउंड येलो है और चित्र जो है ब्लैक कलर से बना हुआ है। ये कुछ चेतावनी देते हैं, जैसे यहाँ आग का भय है, बिजली के झटके का भय है, विषैला पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है, इन सब के बारे में जानकारी वार्निंग देते हैं कि हाँ आपको नहीं जाना। जैसे आप एक्सरे करवाने कभी गए होंगे तो वहाँ पर ये चिन्ह देखे होंगे। ठीक है, ये वाला सिंबल रहता है, ये वाले सिंबल रहते हैं और वहाँ पर एक्सरे लिखा होता है, यानी हमको उस रूम में प्रवेश नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन है। आपको वार्निंग दी जाती है कि इस रूम में आपको नहीं जाना है, अंदर रेडिएशन है, आपको खतरा है। ठीक है, फिर सूचनात्मक संकेत, ये संकेत सूचना संबंधी होते हैं। ये संकेत अब इनका शेप कैसा होता है, ये वर्गाकार होते हैं, ये वर्गाकार होते हैं। ठीक, इनकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है और सफ़ेद रंग की आकृति या सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति। अब इनमें दो चीज़ होती है, तो सफ़ेद रंग की आकृति होगी या सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति होगी। हरे में सफ़ेद रंग की बनी होगी, इसमें दोनों चीज़ होती है। हरा पृष्ठभूमि होगा तो सफ़ेद रंग से आकृति बनी होगी, यदि हरा पृष्ठभूमि है तो सफ़ेद रंग से होगी, और यदि सफ़ेद पृष्ठभूमि है तो आकृति किसके द्वारा होगी, लाल रंग के द्वारा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर तो केवल सफ़ेद वाले दिए हुए हैं, ये देखिए है कैसा, ये वर्गाकार है। ठीक, फिर इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, वाइट है और कलर रेड है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ये बैकग्राउंड ग्रीन होता है और उसका जो सिंबल होता है वाइट होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, हमारे सूचना वाले चिन्ह होते हैं। ठीक, फिर क्या है, वैद्युतिक मेंस का सुरक्षित प्रचालन, सेफ्टी ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, अधिकतर हम जानते हैं कार्यशाला में अधिकतर बिल्डिंग वैद्युतिक सप्लाई पर प्रचारित होती है। बिल्डिंग मशीनें अधिकांश किससे होती हैं, इलेक्ट्रिक से चलती हैं, यानी बिजली से चलती हैं। विद्युत सप्लाई एसी तथा डीसी दो प्रकार की होती है, आप लोग जानते होंगे। विद्युत हमारी लाइट हमारी करंट दो तरह का होता है, एसी और डीसी होता है। यह सप्लाई एक निश्चित मान से अधिक होने पर कार्यशाला में कार्य कर रहे कारीगर तथा मशीन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। यानी हमारे वोल्टेज या करंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमको भी डैमेज कर सकता है, जो मशीन है उनको भी डैमेज कर देता है। अतः यह आवश्यक है कि वैद्युतिक मेंस सप्लाई के साथ कार्य कर रहे कारीगरों को इससे होने वाली दुर्घटनाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम क्या जरूरी है, जो बिल्डर है वो काम कर रहा है बिल्डिंग मशीन में, वो चल रही है करंट से, तो हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि इसमें करंट कितना आना चाहिए। इससे ज़्यादा करंट आएगा तो हमारी मशीन खराब हो सकती है, जल सकती है और हमको भी नुकसान पहुँचा सकती है। इन सब के बारे में हमको जानना चाहिए। फिर क्या है, विद्युत मेंस से आने वाली सप्लाई वोल्टेज का समान परास, समान कितना वोल्टेज होना चाहिए, 100 से 240 वोल्टेज तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। ठीक है, एवं 50 वोल्ट एसी एवं 120 वोल्ट ओसी से अधिक वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकती है। यानी 50 वोल्ट से ज़्यादा एसी करंट 50 वोल्ट से ज़्यादा और डीसी करंट यदि 120 वोल्ट से ज़्यादा है तो दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। इनको याद करना है कि दुर्घटना कब होती है, हमारा वोल्टेज कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसी में 50 और डीसी में 120। ठीक है,
फिर प्रशिक्षु को हमेशा अचालक कवर युक्त वैद्युतिक मेंस पेपर लीड कर किसी भी स्थान से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, यानी जो हमारे वायर हैं वो इंसुलेटर से ढके होने चाहिए, प्लास्टिक से ढके होने चाहिए। क्या बोल रहा है, लीड का उपयोग करें जो किसी भी कवर युक्त वैद्युतिक मेंस, कवर युक्त मतलब ऐसे पदार्थों से ढके होने चाहिए जो विद्युत के कुचालक होते हैं वह, और बिल्कुल अच्छे से ढके होने चाहिए, और जो जिस चीज़ से हम ढक रहे हैं वो कटा फटा नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी करंट हमको लग जाए। ठीक है। फिर क्या है, विद्युत प्रचालित उपकरणों को नंगे हाथों अथवा इंसुलेशन रहित औजारों से नहीं छूना चाहिए, यानी जो विद्युत प्रचालित यंत्र हैं जैसे लाइट का बोर्ड भी हो गया या बिल्डिंग मशीन हो गई, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, इंसुलेटर सहित। इंसुलेशन क्या होता है, जो विद्युत कुचालक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी हमको नंगे हाथों से उनको नहीं छूना है, इंसुलेशन रहित औजारों को नहीं छूना है, जिस औजार में इंसुलेशन नहीं लगा है उसको हमको नहीं टच करना है। और दूसरी बात, हमको नंगे हाथों यानी खाली हाथों से नहीं छूना चाहिए, ग्लव्स पहन के छूना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, विद्युत पावर प्लांटों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ साथ अन्य लोगों एवं मशीनरी की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अपने साथ साथ हमें क्या करना है, जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी विद्युत मेंस को संयोजित तार पर पैर नहीं रखना चाहिए। यदि आपके बरसात में कहीं भी वायरिंग है और नीचे नीचे वायरिंग है तो उनमें हमको पैर नहीं रखना चाहिए, इससे करंट लगने का भय बना रहता है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मेंस पावर सप्लाई से तारों को संयोजित करते समय उनकी विशिष्टता को ध्यान में रखना चाहिए। तार तरह तरह के होते हैं, उनका डाया अलग अलग होता है, पतले तार, मोटे तार, तुमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, उसके हिसाब से हमको तारों का चयन करना चाहिए। पतले तार में ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो तार पिघल जाएगा और करंट लगने का भय बना रहेगा। फिर क्या है, प्रशिक्षु को मेंस में संयोजित सभी उपकरणों को उचित परास एवं मानक सॉकेट आउटलेटों में ही लगाकर प्रचारित करना चाहिए। मानक सॉकेट आउटलेट यानी स्टैंडर्ड लोकल सामान यूज करना चाहिए, हमें ओरिजिनल सामान यूज करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, विद्युत संबंधी कोई भी खराबी होने पर कारीगर को चाहिए कि इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को दें। यदि कोई भी फॉल्ट हो जाता है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो खुद सुधारने की बजाय, जिसकी जानकारी आपको नहीं है वो काम हमको नहीं करना है, खुद सुधारने के बजाय हमको अपने से सीनियर अधिकारी को बताना है, सर ये फॉल्ट हो गया है, इसको आप ठीक करवा दीजिए। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अल्प ज्ञान के आधार पर विद्युत संबंधी कोई खराबी कभी स्वयं ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है। अल्प ज्ञान यानी इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन प्रॉपर पूरा ज्ञान नहीं है, तो हमको खुद से ठीक नहीं करना है, ऐसा करना हमारे लिए भारी पड़ सकता है, यानी दुर्घटना हो सकती है। फिर वैद्युत मेंस एवं कार्य करते समय अथवा वैद्युत मेंस अति संबंधित समय निवारण करते समय उपयुक्त व्यक्ति रक्षा उपकरण पर्सनल पीपीई जो होता है उनका प्रयोग करना चाहिए। जब हम उसको बिजली का काम करते हैं, उसको सुधारते हैं तो हमको पीपी का यूज़ करना चाहिए। पीपी क्या होता है, पीपी में जैसे होते हैं ग्लव्स हो गए जो विद्युत कुचालक होते हैं, जूते हो गए, ये हेलमेट वगैरह हो गया जो सब विद्युत कुचालक होते हैं, उनका यूज करना चाहिए। ठीक है। फिर आपका आता है व्यक्तिगत रक्षा उपकरण। ठीक, व्यक्तिगत रक्षा उपकरण प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई, ये क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब कल। आज के लिए इतने दोस्तों, आधे घंटे की क्लास हो गई है, मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेना चाहता। इसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पीपीई के बारे में। ठीक है। पैरों की सुरक्षा, हाथों की सुरक्षा, आँख की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा कैसे करते हैं, इन सब के बारे में कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पीपीई। 1-2 दिन में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं इस चैप्टर के लगभग 200 से 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि ITI में पूछे जा रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। मैं सबको करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आप ITI के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर लें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।